हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो आज की हम इस वीडियो में हम देखेंगे नागरिकता कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना। जो हमारा डेडिकेशन होगा वो एसएससी और रेलवे से की तरफ होगा, चाहे एमटीएस हो, जेई हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, और भारत में जहाँ जहाँ पॉलिटी आता है उन सभी एग्जाम के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अब तक हम लोग क्या देख चुके हैं, भारत के संवैधानिक विकास। आप नहीं देखें तो इसको देख लीजिए एक बार। संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा, भारतीय संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, और आज हम डिस्कस करेंगे नागरिकता। ये लेक्चर नंबर 10 होगा। मेरे दोस्त, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो को देखो। आपको हमेशा नयापन लगेगा, किस तरह से तैयारी करते हैं, हमने कैसे तैयारी किया, वो सब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है। तो आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी यदि बात पूछनी हो तो आप टेलीग्राम पे लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके पॉइंट 247। ठीक है, चलिए पहला सवाल है हमारे पास, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। भारतीय संविधान, आपको पता होगा भारतीय संविधान 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था इसके तहत बनना शुरू हुआ था। इसमें 3 सदस्य थे। इनका नाम क्या था, पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। तो हमने इसके पहले बता रखा है कि कौन सी प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो जो हमारा भारत का संविधान है ना, वो हमारे पास एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ठीक है। कैसी नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता का प्रावधान कर लिया कहाँ से गया है, इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से लिया गया है। दोहरी नागरिकता कहाँ है, अमेरिका में है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। अपने भारतीय संविधान की बात करें तो भाग 2, कौन सा भाग, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। क्या है मेरे दोस्त, नागरिकता। अनुच्छेद कितने से कितने तक, तो 5 से 11। 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। नागरिकता हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, एक भी चीज़ को नहीं छोड़ने वाले हैं। नागरिकता से रिलेटेड कुछ और बातें आपको बता दूं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कौन सी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता। तो जो हमारे पास भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, तो ये पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है, तो आपका जवाब होगा सर 1955। यह है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ, 1955 में। इसके आधार पे कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो 5 तरह से नागरिक हो सकता है। कितने तरह से, 5 तरह से। याद रखना, पेपर में कई बार पूछा है कितने तरह से नागरिक बन सकता है। मैं फ्रेश पेज पे बताता हूँ, है ना। तो 1955 की बात करें तो 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति 5 तरह से भारत का नागरिक बन सकता है। पहली बात किससे, जन्म से। कॉन्सेप्ट समझिए अब। ठीक है, जन्म से। तो कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। इसके लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद क्या है मेरे दोस्त, अपवाद हैं जो राजनयिक के बच्चे हैं, विदेशी के बच्चे हैं, वो नहीं। जो विदेशी हैं उनके बच्चे नहीं, विदेशी और राजनयिक इनके बच्चे नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पहला जो जन्म से था हमारे पास भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पहला था जन्म से, है ना, जन्म से। तो मतलब कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 लागू होने के पहले या बाद में भारत में यदि उसका जन्म हो रहा है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो
दूसरा होता है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। किससे? वंश परंपरा द्वारा। वंश परंपरा द्वारा का मतलब हो गया कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक रहे हों। मान लो कोई व्यक्ति भारत में रहता है और वो विदेश में चले जाता है, और विदेश में जाने के बाद में क्या करता है कि विदेश में जाता है और वहाँ पे उसके बच्चे होते हैं। जब वहाँ पे उसके बच्चे होते हैं तो वो बच्चे कहाँ के नागरिक कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो वंश परंपरा द्वारा भारत की नागरिकता होती है। तीसरा नंबर होता है देशीकरण द्वारा। कौन सा? देशीय करण द्वारा। देशीकरण द्वारा का मतलब होता है कि भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। चौथा होता है हमारे पास पंजीकृत द्वारा, मतलब आवेदन करने के बाद में पंजीकृत द्वारा। ठीक है, मतलब पंजीकृत का मतलब होता है कि वे व्यक्ति जो प्रार्थना पत्र देकर है ना भारत में नागरिकता प्राप्त करते हैं। ठीक है, या फिर वे स्त्रियां जो भारत में विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, वो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता बनती हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे है ना, भारतीय नागरिक के जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी पंजीकृत द्वारा उनकी नागरिकता दी जाती है। अगला क्या है हमारे पास? 5वां नंबर है भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता मिलती है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरह से नागरिकता मिलती है। पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा देशीकरण द्वारा, चौथा पंजीकृत द्वारा और 5वां है भूमि विस्तार के द्वारा। ठीक है, और याद रखना 3 तरह से नागरिकता खत्म की जाती है। ठीक, 3 तरह से नागरिकता हमारी क्या होती है? खत्म होती है। पहला क्या कि नागरिकता का परित्याग करने से, है ना, या किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लें। ठीक है, या फिर सरकार द्वारा आप ऐसा कोई देशद्रोही वाला काम कर दिए कि सरकार आपकी नागरिकता छीन ले। देशद्रोही वाला काम आपने कर दिया, कर्तव्य कर दिया, सरकार आपकी नागरिकता छीन लिया। या फिर आप विदेश चले गए और आपने विदेश की जो नागरिकता है अर्जित कर ली, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। या फिर स्वेच्छा से आप परित्याग कर दीजिए। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपको दिखा दें, उसके बाद आप खुद इसका जवाब दीजिएगा। अनुच्छेद 5 में क्या था? देखिए, जो नागरिकता का जो प्रावधान है 5 से 11 तक है ना। तो 5वां अनुच्छेद देखिए क्या कहता है। 5 कहता है कि जन्म से भारत का नागरिक हो। हमने बताया था ना कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी जन्म से भी, देखिए 5 तरीके से भारत का नागरिक हो सकता है। जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण द्वारा, पंजीकृत द्वारा या फिर भूमि का विस्तार करके। तो जन्म से की यदि बात करें तो यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है, कब? 26 जनवरी 1950 के पहले या फिर बाद, यदि वो भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक हो, जैसे हम लोग। ठीक है, उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, बिल्कुल सही बात है। उसके माता पिता में कोई एक भी भारत में जन्मा हो तो भी वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, इसका मतलब कि मैं यदि किसी विदेश की लड़की से मैं विवाह कर लूँ, मेरे बच्चे होते हैं, तो बच्चे भी भारत के नागरिक होंगे, बिल्कुल सही बात है। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा है तो वह भी भारत का नागरिक होगा। ये होता है जन्म से। अब 6वां आगे देखेंगे, 6, 7 आगे देखेंगे। ठीक है, 8वां, भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। यदि कोई व्यक्ति जन्मा तो भारत में है लेकिन विदेश में चला गया है पढ़ाई करने, बिजनेस करने चला गया है, फिर वो लौट के भारत आएगा तो वो भी क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। 9वां क्या होगा? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना। यदि वो विदेश चला गया है, 8, 9 एक दूसरे से रिलेटेड हैं, 8, 9 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है, विदेश गया है, विदेश में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन अनुच्छेद 8 में दिया गया है प्रावधान, यदि 9वें में कहा गया है कि यदि वह विदेशी राज्य की नागरिकता ले लिया तो वह
भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, ये बात इसमें कहा गया है। 10-11 की बात करें तो स्पेशली 11 को आप याद रखिएगा, है ना। 10 की संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 11। ठीक है, 5 क्या था? जन्म से नागरिक, है ना। इसका मतलब होगा कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद में उसका जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक है, या उसके माता पिता में दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो भी क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ठीक है। 9, 8 में क्या कहा गया था? यदि कोई व्यक्ति भारत का है लेकिन वो विदेश में जाके रह रहा है ना, तो उसकी नागरिकता क्या होगी? बनी रहेगी। जैसे पढ़ने चला गया तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा 1955 अधिनियम के तहत। लेकिन यदि स्वेच्छा से उसने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 9 में है। तो 8, 9, 5 क्लियर हो गया। 10 भी संसद से क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम 6 और 7 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इसका मतलब कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है, जो भारत की नागरिकता है, वो संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। अब सवाल उठता है कि नागरिकता जन्म के द्वारा प्राप्त की जाती है। बिल्कुल ये सही है। जो भारत की नागरिकता है 5 तरह से मिलती है। पहला कौन सा होता है? जन्म से। दूसरा क्या होती है? वंश परंपरा, तो वंश परंपरा इसमें नहीं है। तीसरा क्या होती है? देशीकरण, जी हाँ बिल्कुल ये भी होता है। किसी भूभाग पर सम्मिलित करके, जी बिल्कुल ये भी होता है। किसी भारतीय बैंक में धन जमा करके, नहीं भाई ये नहीं होता। इसका नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, एक बार याद करो ऑप्शन नंबर डी के। पहला क्या होता है? जन्म से, लिख लीजिए पहले, भूलना नहीं चाहिए। जन्म से। दूसरा वंश परंपरा। तीसरा देशीकरण। चौथा क्या है हमारे पास? पंजीकरण द्वारा। और 5वां क्या है? भूमि विस्तार से। मेरे दोस्त याद करना, भूमि विस्तार से। तो आप अभी तक क्या सीखे कि हमारी जो भारतीय नागरिकता है 5 प्रकार से ली जाती है और 3 प्रकार से खत्म कर दी जाती है। पहला, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को परित्याग कर दे तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भी भारत का नागरिक नहीं होगा। तीसरा, यदि वो किसी ऐसे कर्तव्य में पकड़ा गया है, ऐसे देशद्रोही काम में पकड़ा गया है जिससे उसकी नागरिकता छीन ली गई हो। ठीक है ना, 3 तरह से उसकी नागरिकता जा सकती है और 5 तरह से उसकी नागरिकता आ सकती है। पेपर में ये सब पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखना, ए से भी पेपर में पूछा गया है। तो जो मैं लिख रहा हूँ ना, सब पेपर में पूछा गया है। आप एक बात याद रखना। ठीक है। चौथा, ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? आई एम सॉरी, चौथा क्वेश्चन एक गायब हो गया इसमें ऑटोमेटिक, मालूम नहीं क्यों। ठीक है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? नागरिक बनने के लिए तो तुरंत नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक? 5 से 11 तक। 5 में क्या है? जन्म द्वारा नागरिकता। ठीक है। 11 में क्या है? संसद के द्वारा। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करना। 8 में क्या था? अनुच्छेद 8 में अभी याद करो तुरंत, हमने क्या करा था? कोई व्यक्ति भारत का है, विदेश में जाके रह रहा है तो उसका भारत में नागरिकता उसकी बनी रहेगी। कब तक? यदि कोई व्यक्ति, आर्टिकल 9 कहता है, यदि कोई व्यक्ति विदेश जाकर के विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ऐसा किस में कहा गया? आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 11 में क्या कहा गया था? कि नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना के उसको नियंत्रित करेगी। अब 5 में क्या क्या कहा गया था?
कि जन्म से कैसे नागरिकता ली जाती है। तो नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? किसी धर्म का समर्थन करना नहीं, उच्च जाति की सदस्यता ये भी नहीं, उच्च परिवार की सदस्यता ये भी नहीं, ठीक है, राज्य की सदस्यता इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, मैं इस क्वेश्चन को साइड में करके कुछ समझाता हूँ आपको, कि जब हमारे पास देश का बंटवारा हुआ था, है ना, तो आपको पता होगा कि जब हमारे पास 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, और इसे 18 जुलाई, ये डेट मैं पढ़ा चुका हूँ, याद करना, ये भी पेपर में आता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इसे पास कर दिया गया। तो 15 अगस्त, है ना, को पाकिस्तान और भारत 2 अधिराज्य बना दिए गए, ठीक है। तो उसमें बोला गया था जिनको भारत में रहना है वो भारत में रहें, जिनको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 6 में जो नागरिकता का प्रावधान था, आर्टिकल 6 कहता था कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में आए हैं उनके लिए नागरिकता का वर्णन किस में होता है? आर्टिकल 6 में। 6, 7, 8, 9 बता चुके हैं। तो वे लोग जो 19 जुलाई 1948, आपको पता होगा क्यों, क्योंकि 18 जुलाई 1947 को ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो चुका था। तो 19 जुलाई 1948 तक या उसके पहले भारत में आ गए हों भारतीय नागरिक होंगे। इसका मतलब है कि 19 जुलाई 1948 तक या उसके पहले जो व्यक्ति भारत में आ गए होंगे वो भारत के नागरिक होंगे, और जो व्यक्ति इस डेट के बाद आएंगे, 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे, उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। समझ गए मेरे दोस्त? क्योंकि आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को ही मेरा देश क्या हो गया था? आज़ाद हो चुका था। तो इसका मतलब है कि अब 1900 ये डेडलाइन दी गई थी कि जो लोग इस डेट से पहले या इस डेट तक यदि आ गए हैं वो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन वे लोग जो इसके बाद आएंगे भारत में उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान से भारत में आने के लिए, है ना, पाकिस्तान से भारत में आने के लिए नागरिकता के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 6 में है। वहीं भारत से पाकिस्तान जाने के लिए, भारत से पाकिस्तान जाकर रहने वालों के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 7 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, किंतु वे 19 जुलाई 1948 को से पहले भारत आ गए तो वे भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, पाकिस्तान में से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान किस में किया गया है? तो ये होगा बिल्कुल से, मैं आपको डायग्राम बना दूं। ये मान लो हमारे पास प्यारा भारत है हमारा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? पाकिस्तान है। तो जो लोग 6 की बात करें, 6 में क्या है कि जो लोग पाकिस्तान है ना, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, डेट क्या थी? 19 जुलाई 1948। इस डेट तक या इस डेट के पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वे लोग भारत के नागरिक होंगे। यदि इसके बाद आएंगे तो उन्हें आवेदन करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च
1947 को जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, जो लोग भारत के पाकिस्तान चले गए हैं, वे भारत के नागरिक नहीं होंगे यदि वे 19 जुलाई 1948 तक भारत न आ गए हों। ठीक है। और अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें कहा गया था क्या कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनसे नागरिकता के लिए संबंधित है कि विदेश में जाके शिक्षा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं कुछ निर्धारित समयावधि तक, तो वो फिर भी वो भारत के नागरिक बने रहेंगे। 9 में कहा गया है कि जो व्यक्ति विदेश में चले गए हैं, जो व्यक्ति विदेश में चले गए हैं और वहाँ की उन्होंने नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है, नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है, तो भारत के नागरिक क्या होंगे? नहीं होंगे। 11 में क्या कहा गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। और 5 में क्या है कि जन्म से भारत की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। और नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भारतीय संविधान का नागरिकता किस में है? भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, है ना। और संसद क्या करता है? नागरिकता में संशोधन कर सकता है, उसको अधिकार दिया गया है। और 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, 1955 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। नागरिकता का लोप होने का एक नियम है। तो हमने बताया था कि नागरिकता का जो अर्जन है वो 5 तरह से होता था: जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण से, पंजीकरण से और भूमि का विस्तार करके। लेकिन भारतीय नागरिकता का जो लोप है वो 3 प्रकार से होता था मेरे दोस्त, 3 प्रकार से खत्म हो सकता था। पहला, स्वेच्छा से परित्याग करने पे, जैसे हमने स्वेच्छा से त्याग कर दिया कि मैं अब भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, तो ठीक है, त्याग कर दिया। दूसरा, या फिर हमने विदेश गए पढ़ाई करने, वही हमने अपना जीवन बसा लिया, अब मुझे लगा कि मैं अब वहीं रहूँगा, भारत नहीं आऊँगा, वहाँ की नागरिकता मैंने ले ली। जब वहाँ की नागरिकता हमने ले ली तो यहाँ की नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी। तो दूसरा तो ये माध्यम हो गया। तीसरा होता है कि हमने ऐसा कोई राष्ट्र की एकता, अखंडता के प्रति मैंने ऐसा कुछ काम, घिनौना काम कर दिया, कर्तव्यहीनता कर दिया कि जिससे मेरी नागरिकता छीन ली गई हो। तो 3 तरीके से भारतीय नागरिकता खत्म की जाती है। तो परिवार के बिछड़ जाने पर नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। शिक्षा के लिए विदेश जाने पर नहीं, इसके लिए किस अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये भी गलत है। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर नहीं, ऑप्शन होगा बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है ना। शिक्षा के लिए आप विदेश जाएंगे तो अनुच्छेद 8 कहता है कि आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। लेकिन वहीं अनुच्छेद 9 कहता है कि भाई यदि आप शिक्षा लेने गए और वहीं पे आपने शादी ब्याह कर लिया, वहाँ की नागरिकता आपने ले ली, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ठीक है। चलिए, ये लास्ट सवाल, ये सवाल आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। ठीक है, ये सवाल क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। प्लीज़ इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो को, चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए। और आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। ठीक है, एंटायर पूरा जीके कंप्लीट इसी पढ़ाऊँगा, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।